अभी मैं फिर हमारे आदरणीय भ्राता अमीर चंद भाई जी, जो मेरे से सीनियर भाई हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो पहले थोड़ा सा दादी जी के बारे में, उनके किस तरह के समीप संबंध रहे हैं, दादी जी ने कैसे उनको भी पुचकार दे करके और अपने राइट हैंड बना लिया इनको, वो अभी हम इनसे सुनेंगे, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा जी। ओम शांति। ओम आदरणीय भ्राता निर्वैर जी का आदेश हुआ आज सुबह ही कि हमारे साथ चलना है, मिलकर के बैठेंगे। अच्छा, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के साथ भ्राता निर्वैर जी बहुत ही नज़दीक से मिलकर के काम किया है, बहुत उनके विशेष अनुभव हैं, वो हम सब के साथ शेयर करेंगे। इतना बड़े यज्ञ का कारोबार आप सब देख रहे हैं। जब मेरा ख्याल है भ्राता निर्वैर जी जब यहाँ पर आए थे बॉम्बे से, कितना छोटा सा पांडव भवन, और उसके बाद आप सब देख रहे हैं कि कितना विशाल कार्यक्रम, चाहे पांडव भवन में, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे शांतिवन में, हम सब देख रहे हैं। तो ये सब दादी जी के साथ मिलकर के इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया है वो आपसे शेयर करेंगे। मैं तो दादी जी की 2-3 विशेषताएं आपके सामने रखूँगा। आप सब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि दादी जी ने उस समय पर इस यज्ञ की बागडोर संभाली, जो समय आप सब बहुत तो भाई बहनों को उस समय पैदा ही नहीं हुए होंगे ज्ञान योग में, हम लोगों ने देखा है वो समय। बाबा अव्यक्त हो गए, सब जगह टेलीफोन समाचार मिल गए। ब्राह्मण परिवार में वो इतिहास में, ड्रामा में वो बहुत बड़ी ज़बरदस्त घटना, एकदम हलचल, ज़बरदस्त हलचल। कौन सुनाएगा मुरली, क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में दादी प्रकाश मणि जी को बाबा ने निमित्त बनाया, आप सब जानते हैं। और मेरा ऐसा अनुभव और विश्वास है कि ये दादी जी की विशेषताएं थी। ये उनका जो कार्य करने का सिस्टम था, जिस प्रकार से उन्होंने इस यज्ञ को आगे बढ़ाया, ये वही आत्मा की विशेषता थी। जब दादी जी को चीफ बनाया गया, उस समय पर दादी जी से भी सीनियर दादियाँ थीं, जैसा आप सब कुछ जानते होंगे। तो एक बहुत बड़ी बात थी। दादी जी में जो संगठन शक्ति थी, अद्भुत थी। सबको साथ लेकर के चलने की कला थी, वो बहुत विचित्र थी। हर एक से छोटे जो सेवाधारी भाई बहन हैं, उनको भी वैल्यू देना, उनके कारोबार को वैल्यू देना, उनसे राय सलाह करना, कोई भी डिसीज़न लेना है मिल कर के लेना, ये बहुत बड़ी उनकी विशेषता थी। और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर एक विचित्र उमंग उत्साह था। मैंने देखा उनके अंदर, उस आत्मा के अंदर, कि नई बात। हम मीटिंग में जब बैठा करते थे, हमें याद है दादी जी सन्मुख हुआ करते थे, जैसे हर समय उनके संकल्प ये रहते थे, समथिंग न्यू। चाहे वो
पद यात्राओं की बात निकली, चाहे वो आप सबको पता हो, समाचार सुना होगा कि दादी जी का संकल्प था कि ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें बहुत बड़ी संख्या में 1 लाख भाई बहनें हों। ये बात साधारण नहीं थी। 1 लाख भाई बहनें इकट्ठे होंगे, उनके लिए कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्या कुछ करना पड़ेगा। हमारे ब्राह्मण परिवार में तो सारे सिस्टम आप सब जानते हैं कि हर एक को बाबा के घर का भोजन, सब चीज़ें मिलनी चाहिए, मगर ये उनका थॉट्स था और वो इतना शक्तिशाली उनका संकल्प होता था कि मेरा देखा गुजरात ने पहली ऑफ़र की कि हम करेंगे और वो हो गया। बड़ी कुशलता से वो प्रोग्राम हुए और उसके बाद और प्रोग्राम भी कई जगह पर, एक जगह नहीं कई जगह पर ऐसे विशाल कार्यक्रम। ये दादी जी का संकल्प था कि ऐसे प्रोग्राम बड़े बड़े होने से बाबा की प्रत्यक्षता होगी, लोगों तक आवाज़ पहुँचेगा और बाबा के नज़दीक भाई और बहनें आएंगे। जहाँ तक मैंने उनके साथ ट्रैवल किया है, हिमाचल में मैं उनके साथ था 8 दिन तक लगातार। मैंने बहुत नज़दीक से तब दादी जी को देखा कि दादी जी में विचित्र पंक्चुअलिटी का संस्कार था। हर रोज़ सुबह मुझे बुला के पूछती थी 5 बजे, आज का क्या दिनचर्या है टोटल, आज की कहते 1 दिन की बताना। और जब मैं उनको सुना देता था कि यहाँ ये प्रोग्राम है, 10 मिनट पहले दादी जी रेडी खड़ी होती थी कि आई एम रेडी। और एक बार की बात मुझे याद है, 2-3 जगह की बात है। एक जगह पर हम लोग कुल्लू से मंडी आ रहे थे हिमाचल में, हम लोग गाड़ियाँ फास्ट एडवांस आ गए। मैंने दादी जी को कहा, दादी जी जो टाइम उनको दिया हुआ है उससे ½ एन आवर हम एडवांस चल रहे हैं, हम एक गेस्ट हाउस में रुक जाते हैं। दादी जी ने कहा, नहीं अमीर चंद भाई, हम अभी जाएंगे। और वो हमेशा कहेंगे कि दादी हमारे पास समय से पहले आई थी। ये जो दादी जी की विशेषता थी कि उनका अभिनंदन होगा, स्वागत होगा टाइम पर, ऐसा नहीं होगा। पानीपत में मुझे याद है कि सरला बहन ने कहा, मैं दिल्ली से दादी जी को ला रहा था, सरला बहन ने कहा, अमीरचंद भाई टाइम का ख्याल रखना, टाइम पर पहुंचाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने दादी जी को कहा, दादी जी कहते हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। हम टाइम पर पहुंचे, वो तैयार नहीं थे। कार से, हम तो मोबाइल होते नहीं थे, कार से दादी उतरी तो सब इधर उधर भागने लगे। तो दादी कहती है, मैं दादी प्रकाश मणि पहुंच गई हूँ। उनको कहती है मैं दादी हूँ। कोई तैयारी नहीं थी वो जो स्वागत की या वो करने की, क्योंकि वो समझते थे दादी ऐसे टाइम पर कैसे आएगी, और हम ऑलमोस्ट बिफोर टाइम पहुँच जाते थे। तो दादी जी के अंदर मैंने देखा, और एक और मुझे घटना याद है कि दादी जी के दिल में विचित्र दादी का दिल था, जैसे नेगेटिव कभी ठहरता ही नहीं था, निर्मल। हम कहते हैं ना, कुछ भी बात हो जाती थी, कुछ भी हो जाती थी। कई चीज़ें मेरे सामने हुई हैं, इमीडिएटली दादी जी को जैसे कि कुछ नहीं, साथ साथ ही ख़त्म बस। दादी जी के लिए भी अगर किसी ने कुछ बोला है, दादी जी के मन पर उसका भी असर नहीं, कुछ नहीं, ज़रा भी नहीं। जैसे कि उस आत्मा के प्रति वही सम्मान, वही आदर, वही चीज़ उनके मन में रहती थी, कुछ बात नहीं, ज़रा नहीं इफेक्ट नहीं होता था। ऐसा मैंने दादी जी को देखा। बहुत सी विशेषताएं। मैं जब भी पांडववन में आता था, दादी जी मुझे बुला के कहती थी, अमीरचंद आपको कोई काम हो, टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास चले आना मेरे कमरे में। जो जो विशेष कारोबार के निमित्त होते थे, उनको दादी इतना अपना स्नेह प्यार देते थे, बात मत पूछो। 1982 की बात मैं एक कह के पूरी करूँगा। दादी जी ने मुझे बुलाया, अमीरचंद इधर आओ, मैंने सुना है कि गवर्नमेंट का लेटर आ गया है कि 25 साल में भी जिनकी जॉब हो गई है वो पेंशन ले सकते हैं।
मैंने कहा हाँ दादी आ गया है। आपकी कितनी जॉब हो गई है? मैं कहा अभी 25 ईयर कंप्लीट हुआ है 82 में। कहती पेंशन ले लो। 43 ईयर्स एज थी मेरी, गजटेड पोस्ट थी, रिटायरमेंट ले लो। मैंने कहा दादी क्या करूँगा मैं? कहती वो मैं आपको बताऊँगी आप क्या करोगे। और दादी जी के कहने पर मैं 1 दिसंबर 1982 को फ्री हो गया, रिटायरमेंट ले ली। और सचमुच मैं आज वो घड़ी को देखता हूँ कि उसके बाद बाबा ने कितनी सेवा हम लोग कर पाए। दादी जी का एक वर्ड था, पैसा देने वाले हैं, समय देने वाले कम हैं। हमें समय की ज़रूरत है। ऐसी दादी की थी। दादी जी का मैं जब चंडीगढ़ में बैठता हूँ, दादी जी को विजनरी दादी थे। हम हिमाचल से आए थे, बरसात होने लगी, पंजाब का मेयर आया हुआ था। दादी जी मुझे कहती है कि मीरचंद भाई ये तो छोटी जगह है। मैंने कहा दादी 1500 गज है, बहुत जगह चंडीगढ़ में है। तब गवर्नमेंट का लेटर आ गया कि अगर आप और जगह लेना चाहते हो तो साथ वाली जगह जो है वो हम आपको दे सकते हैं। दादी कहती इमीडिएट अप्लाई करो, ये जगह हमने लेनी है। और दादी जी का वो विजन था कि आज साथ वाला भी 2500 का प्लाट का वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी है जो सेवा में काम आ रही है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। भ्राता अमीर चंद जी ने सागर को गागर में भरकर आपके सामने रख दिया। आज का दिन देश विदेश के सभी ब्राह्मण परिवार के, बाबा के सभी लाडले बच्चों के लिए स्मृति दिवस के रूप में दादी जी के लिए विशेष दिन है। और मैं समझता हूँ जो भी भाई बहनें यहाँ बैठे हैं कभी ना कभी उनके संपर्क में ज़रूर आए होंगे, उनसे दृष्टि मिली होगी, उनके 2 शब्द सुने होंगे। जो आए दादी के कनेक्शन में संपर्क में, ज़रा हाथ तो खड़ा करो। बहुत सारे भाई बहनें हैं। विदेश की बहनें भी हाथ खड़ा कर रही हैं, देखो। रशिया की बहन है, उधर मारिया बहन भी बैठी है, वो भी दादी के कनेक्शन में आई। हमारे भ्राता जी बॉम्बे से बहुत अच्छे गीत बनाते हैं, सुनाते हैं। ओम भाई जी, ज़रा उठ कर के सबको हाथ तो हिलाओ। ओम व्यास नाम है इनका, ओम व्यास भाई। बहुत अच्छे अच्छे गीत आप सुनते हैं इनके बनाए हुए, गाए हुए। दादी जी से खास प्यार है उनका, इसलिए खास इस दिन पर यहाँ आए हैं। कोई गीत आकर के सुनाओ भाई जी, आप दादी जी की पसंद का कोई गीत। वो आगे आ जाओ। मेरा क्लास तो इसी तरह का होगा, मैं बता देता हूँ। कोई बैठ कर के आपको लेक्चर देने वाला नहीं हूँ मैं। दादी जी की बातें सुनाएंगे और कुछ प्रैक्टिकल भी अनुभव हो जाए। इन्होंने दादी जी के सामने कौन सा गीत पेश किया था उस समय, वो सुनाएं तो कितना आनंद आएगा। आइए, बिना साज के उसको क्या कहेंगे, बहुत बड़ा सुंदर स्वरूप दे देंगे।
ओम व्यास भाई जी, साथ में इनकी धर्मपत्नी भी आई हुई हैं, वो भी बैठी होंगी क्लास में। हाँ जी, देखिए अभी आप जो सुनाएंगे हम सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति, जरा जोर से। ओम शांति। ये बात हुई, ताकि मैं भी जोर से गीत गा सकूं। दादी जी से जो इतना प्यार मिला, उतना ही प्यार मुझे निर्भय भाई जी से भी मिला। मुझे 1983 पांडव भवन के सामने की दिन आज भी याद है, जब सबसे पहले दृष्टि भाई जी से ली थी मैंने, और वहीं से मेरा ज्ञान, संगीत का ज्ञान और विकास बढ़ता गया, जो आज भाई जी ने कह दिया। मैंने दादी से दृष्टि के बारे में जो कहा निर्भय भाई जी ने, और मुझे पहली दृष्टि दी, मैं आज दृष्टि पे ही बात करूंगा, और भोग लगने के बाद में भाई जी दादी जी का स्नेह भरा गीत सुनाऊंगा। बाबा तेरे नैनों की, बाबा तेरे नैनों की दृष्टि जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। बाबा तेरे नैनों की, बाबा तेरे नैनों की, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद ही मिल जाए, एक बूंद ही मिल जाए, कली मन की खिल जाए। बाबा तेरे नैनों की, बाबा तेरे नैनों की, ये मन मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। बाबा तेरे नैनों की, बाबा तेरे नैनों की दृष्टि जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। बाबा तेरे नैनों की नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना,
चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना। चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। बाबा तेरे नैनों की, बाबा तेरे नैनों की दृष्टि जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। बाबा तेरे नैनों की, भाई जी तेरे नैनों का मुझे प्यार मिला है अथक, कैसे मैं भुलाऊं इसे, कैसे मैं भुलाऊं इसे। मुझे बिला लिया मंच पर, मुझे बुला लिया मंच पर, भाई जी तेरा प्यार, भाई जी तेरा प्यार मैं कभी न भूलूंगा। भाई जी तेरा प्यार। ओम शांति। आज की इस डायमंड हॉल में इतनी विशाल सभा को देखकर क्या ख्याल में आता है कि दादी जी का कितना विशाल हृदय था। हर किसी से जब भी मिलते हैं दादी जी को याद करते हैं सभी, चाहे कोई 5 मिनट के लिए ही मिले हों दादी से, लेकिन वो 5 मिनट में दादी जी का मिलन उनके जीवन पर अमिट छाप छोड़ जाता था। ओम व्यास भाई जी ने देखो कितना सुंदर गीत सुनाया। और ओम व्यास जी के बड़े चाचा जी भरत व्यास जी, उन्होंने बाबा के बहुत सुंदर गीत बनाए थे और वो गीत जैसे ही आप सुनते हैं बाबा सामने आ जाता है। और उस समय दादी जी ने, हम उनको भरत व्यास जी को बाबूजी कहते थे, दादी जी ने उनको बाबूजी कह कर के बुलाया। तो आप सोचिए भरत व्यास जी का हृदय में कितनी प्यार की लहरें चली होंगी। इसी तरह से दादी जी की जो पर्सनेज कहें, उनकी पर्सनैलिटी जो थी, वो परमात्मा के प्यार के सागर की प्रतिमूर्ति थी। और इस संसार को
एक सूत्र में बांधना, उसका आधार ईश्वरी प्यार ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। और वो दादी जी ने देश विदेश में कोने कोने में जा कर के बांटा। मैं 1959 में जैसे ज्ञान लिया था, उन्हीं दिनों में, दीपावली के दिनों में दादी जी बॉम्बे में बाबा के पास आई थी। साकार बाबा उस समय बॉम्बे में थे और उस समय दादी जी से मिलन हुआ था। और वो मिलन भी पहला मिलन इतना विचित्र था। और उस मिलन के बाद आज दिन तक दादी जी के साथ छोटे भाई के रूप में बहुत दादी से प्यार पाया। दीपावली के दिन थे, बाबा ने खास दादी जी को और दीदी जी को बॉम्बे बुलाया था। और उस समय दीपावली के कारण बाबा उनको कोई अच्छी सी सौगात देना चाहते थे, दोनों को। तो बहनों को क्या पसंद आता है? अच्छा सा पर्स होना चाहिए। तो बाबा ने कहा इनके लिए कोई अच्छा सा तुम सफ़ेद रंग का लेकिन पर्स लेकर के। तो मैं क्रॉफर्ड मार्केट बॉम्बे से, जो उस समय मेरे को सबसे बेस्ट पर्स देखने में आए, वो मैं दीदी दादी के लिए लेकर के आया। और बाबा ने बहुत प्यार से उनको वो दिवाली पर सौगात दी। इस तरह की शुरुआत मेरी दादी जी के साथ हुई। दीपावली के दिन बाबा खास दोनों को, और उनके साथ एक जलान बाबूजी पटना से आए हुए थे, तीनों को दृष्टि देकर के सूक्ष्म वतन की सैर करा रहे थे। या तो कहें ध्यान में जैसे कोई जा कर के सतयुग की सैर करते हैं। तो उस समय नशे में होने के कारण धीरे धीरे बाबा कभी दीदी को थोड़ा थोड़ा रास करा रहे थे, कभी दादी जी को रास करा रहे थे। दादी जी का हाथ छोड़ के दीदी का हाथ पकड़ा तो दादी धीरे धीरे रास करते करते, बाई चांस उस समय मैं वहाँ पहुँचा था बाहर से, तो आकर के दादी जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पहले तो मुझे बड़ी झिझक लगी, फिर लेकिन दादी जी ने ऐसे वो अव्यक्त दृष्टि दी और मुझे इस तरह का अनुभव कराया उस समय कि जैसे मैं उनका छोटा भाई हूँ, 8-9 साल का, और वो बड़ी बहन है 13-14 साल की। और मुझे वो खिला रही हैं जैसे धीरे धीरे ऐसे हाथ लेकर के। इस तरह से दादी जी के साथ ये ईश्वरी ज्ञान में आने के बाद एक नई यात्रा शुरू हो गई। तब से लेकर के दादी जी से वर्ष में कम से कम 3-4 बार मिलते थे, क्योंकि दादी जी उस समय पटना में रहती थी, दीदी जी दिल्ली में रहती थी, दीदी मनमोहिनी। सन 1964 में बाबा ने दादी जी को बॉम्बे में बुलाया। बॉम्बे में एक नई, रमेश भाई, उषा बहन, इन्होंने नई एक सेवा का प्लान बनाया था जो प्रदर्शनी बनाने का। तो विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी के चित्र आदि बनाने थे।
उस समय बाबा ने खास दादी जी को और जगदीश भाई जी को बुलाया था बॉम्बे में। वहाँ से उन्होंने उस समय जो चित्र बनवाए उनमें 5 चित्र थे जो सिर्फ मेडिटेशन से संबंधित थे। प्रदर्शनी बहुत अच्छी हुई। उस समय के गवर्नर ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था और प्रदर्शनी के दौरान सेवा बड़ी अच्छी चल रही थी। बाबा को वो समाचार मिलता था। बाबा ने दादी जी को कहा, आप अभी पटना जाने की बजाय बॉम्बे में ही सेवा करो। तो 1964 सितंबर 64 से दादी जी जनवरी 69 तक 69 तक बॉम्बे में ही रही और हमें बड़ा सौभाग्य मिला दादी जी के साथ रहने का। बहुत सारी सेवाएं दोनों ने मिलकर के की, क्योंकि दादी जी के राय सलाह के बिना तो कोई कार्य होता नहीं था। एक चीज़ देखी कि दादी जी छोटे से छोटी सेवा और बड़े से बड़े कार्य में सदा अपने आप को उपस्थित करती थी और साकार बाबा को उनके ऊपर इतना विश्वास था कि दादी प्रकाशमणि जहाँ पर खड़ी होंगी ये बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी। ऐसे कई बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुई, प्रदर्शनियाँ भी हुई, सेमिनार भी हुए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। और उनमें एक बहुत बड़ी बात जो दादी जी के होते हुए हुई थी वो भी 1964 में ही हुई थी। सभी को पता है 1964 में पोप पॉल VI वो वेटिकन से, इटली से भारत आए थे। बहुत बड़ा उनका प्रोग्राम था और उस समय दादी जी बॉम्बे में होने के कारण दादी जी, उनके साथ में रमेश भाई, जगदीश भाई, दादी रतन मोहिनी, दादी शीलेंद्रा, 5 लोग पोप पॉल VI उनसे मिले थे। उनको यज्ञ की तरफ से सौगात दी गई थी और उन्होंने रिटर्न में उस समय जो उनकी कॉन्फ्रेंस थी उसकी याददाश्त की एक बहुत अच्छा एक मेडल बनाया हुआ था। उन्होंने सभी को एक एक मेडल दिया था और उस समय अनेक आर्च बिशप और बहुत सारे पादरी, बहुत सारे दूसरे VIPs जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड के या दूसरे भी अपने भारत के कई स्थानों से बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तो उस समय एक प्रदर्शनी का दादी जी के द्वारा आयोजन हुआ था। रमेश भाई ने उसका प्रबंध कराया था, जिसमें कई गेस्ट्स ने आकर के वो प्रदर्शनी देखी थी। इसके बाद दादी जी का बॉम्बे में सबसे बड़ी जो बात हम उस समय थी कि बॉम्बे में बड़ी दादियाँ थी। ब्रिजेंद्रा दादी थी, पुष्प शांता दादी थी, रतन मोहिनी दादी थी। बड़ी दादियों का आप सोच सकते हैं इतना अनुभव, तो अनुभव को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करें सेवा के ख्याल से। तो दादी जी हर हफ्ते रविवार के दिन कहीं ना कहीं मीटिंग का अरेंजमेंट करती थी और उसमें हम सब मिलते थे आपस में
मीटिंग भी करेंगे, नई सेवा की योजना बनाएंगे और साथ में सभी मिलकर के ब्रह्मा भोजन करेंगे। ये एक प्रैक्टिकली देखा कि दादी जी का ब्राह्मण परिवार को संगठित करने का तरीका, एक तो पार्टिसिपेशन और उसके साथ साथ फिर ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराना। बॉम्बे के अंदर भाई बहनों के अंदर इतना उमंग उस समय आया, चारों तरफ एक प्रकार से उन्हीं 5 वर्षों के अंदर बॉम्बे के कई स्थानों पर नई नई सेवाएं शुरू हो गई थी। 69 में बाबा अव्यक्त हुए। अचानक से दादी जी के कंधों पर यज्ञ की बागडोर संभालने का बोझ आ गया, लेकिन दादी जी का वही संस्कार कि अकेले बोझ नहीं उठाना है। 8 दादियों को अपना साथी बनाया। उनकी यहाँ पर समय प्रति समय मीटिंग करना शुरू किया और उसके साथ साथ विशेष रूप से दादी गुलजार, उनका जो विशेष पाठ शुरू हुआ था, उनके द्वारा व्यक्त बाप दादा का मिलन होना और बाबा से फिर डायरेक्शंस लेना, ये जो अमीर चंद भाई सुना रहे थे, जब बाबा अव्यक्त हुए उस समय क्या सबके मन में आ गया था, यही आया था कि अब हमको कौन गाइड करेगा, अब हम किससे डायरेक्शन लेंगे। और वो बाबा ने 21 जनवरी जब साकार बाबा का अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद भोग लगा और उसी समय गुलजार दादी जी के द्वारा सब बातें क्लियर कर दी। और बाबा ने कहा, ये बाबा ने तो अपना स्थान ही चेंज किया है, अभी तो बिल्कुल पूरा ही टाइम बाबा बच्चों के लिए है। और दादी जी ने बड़े प्यार से, गुलजार दादी वैसे दिल्ली की जिम्मेदार थी, पर उनको प्यार की डोर में बांध करके मधुबन में बिठा दिया और हर दूसरे दिन अव्यक्त बाबा का पाठ। तो इस तरह से वो जो बाबा के जाने से वैक्यूम की फीलिंग आती, वो नहीं आई किसी को, क्योंकि हर दूसरे दिन तीसरे दिन हफ्ते में 2-3 बार बाबा के साथ मिलना, बाबा की अव्यक्त मुरली सुनना और बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा की शुरू की। आप लोग पढ़ते हैं मुरलियों के अंदर। तो ये दादी जी का क्या बोलते हैं, दूरदर्शी होना बहुत बड़ी बात थी उनकी। और फिर इसके साथ में जानकी दादी को इनके पार्ट के अनुसार मैं समझता हूँ उन्होंने विदेश में बिठा दिया। अब मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बताया बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगा। तो जानकी दादी जी, आपको सुनाया दादी ने अपना शुरू का अनुभव, कैसे जा कर के लंदन में शुरुआत की। जयंती बहन और जानकी दादी, और इनके साथ में फिर धीरे धीरे और भी बहनें भाई मिलते गए। तो दादी जानकी को दादी जी ने पूरी छुट्टी दी कि आप अच्छी तरह से वहाँ सेवा करो। और फिर
धीरे धीरे जब सेवा विदेश में भी अच्छी शुरू हो गई तो फिर दादी जानकी का भारत में आना जाना फिर शुरू हो गया। दादियों की विशेषता ये देखी, बाबा ने ऐसे ही नहीं दादियों के ऊपर यज्ञ की कारोबार का सारा बोझ डाला है। उनको क्यों ऐसे शुरू से लेकर के इस तरह की बात की कि इस यज्ञ को संभालने के लिए 8 बहनें होंगी। सुना है आपने शुरुआत? उन बहनों में शुरू में मातेश्वरी जी, वो हेड थी उस ट्रस्ट की, और दादी प्रकाशमणि, जो दादी प्रकाशमणि को वो सिंधी शब्द है मुन्नी मामा कहते थे। तो दादी की मातेश्वरी जी फ्रेंड भी थी पहले, और फिर साथ में ईश्वरी सेवा में आए, और दूसरे फिर 3 और बहनें थीं जो अनमैरिड, और 3 माताएं थीं जो उस कमेटी के अंदर थीं। तो दादी जी एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू से मम्मा के साथ रही थी, और बाबा दादी से दीदी से यज्ञ की कारोबार के बारे में उनको बुला करके उनके साथ बातचीत करके राय सलाह करते रहते थे। फिर दादी जी के मन में जैसे आता था कि दुनिया में इतने भाई बहनें हैं तो खुद भी सबके तरफ जाना है, चक्कर लगाने के लिए भी जाना है, और फिर उनकी पालना भी करनी है। उस अनुसार फिर मधुबन में, ऊपर माउंट आबू में, फिर यहाँ पर यज्ञ का विस्तार होता गया। अब आप जानते हैं इस समय कितने सेंटर हैं? दादी जी के होते 100 सेंटर थे, 100 देशों में सेंटर थे, अब 140 देशों में है। उस समय 5,500 थे, अभी 8,500 हैं, ऐसा कहते हैं हमारे मृत्युंजय भाई। अब सेंटर्स भी बहुत हैं, आप सोच सकते हो सेंटर्स को संभालने के लिए बहनें भी कितनी हैं, हज़ारों की संख्या में। लेकिन ये बड़ी दादियों ने दादी जी की गाइडेंस में कह लो, उनकी लीडरशिप में कह लो, इस तरह से भ्राता जगदीश चंद्र और भ्राता रमेश जी को साथ लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन यज्ञ का इस तरह का बना करके गए कि ताकि कभी भी यज्ञ के चलने में, आगे बढ़ने में कोई रुकावट ना आए। ये बहुत बड़ी दूरदर्शिता की बात है। और फिर आप सब जानते हैं दादी जी की सेवाओं को देख करके हमारे राजस्थान के एक महामहिम गवर्नर चेन्ना रेड्डी जी वो संपर्क में आए, और उन्होंने यज्ञ की सेवाओं को देखते हुए, यज्ञ की फिलॉसफी को समझ करके, ज्ञान को अच्छी तरह से समझ करके, योग का अभ्यास थोड़ा करके, उन्होंने देखा कि ये माताएं बहनें इतनी ऊंची सेवा कर रही हैं तो इनको योग्य सम्मान मिलना चाहिए। और दादी जी को उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से
सम्मानित किया डॉक्टरेट की डिग्री दे करके। और इसी तरह से फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, सभी को पता है ओम शांति भवन जब बना 1983 से, फिर यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3, 4, 5 कितनी थी, 5 कॉन्फ्रेंस, हर साल एक कॉन्फ्रेंस। और उसमें भारत के वीआईपीस, हर वर्ग के वीआईपीस, और उसके साथ में विदेश से भी, यूएन की तरफ से भी, इंग्लैंड से भी, दूसरे कई स्थानों से विदेश के बड़े बड़े महामहिम शामिल हुए उनमें। और फिर 90s में एक इस यज्ञ के द्वारा निमित्त विदेश के भाई बहने थे, बहुत बड़े अभियान निकाले गए शांति के लिए। और उसके लिए दादी जी को या यज्ञ को सम्मान मिला था पीस मैसेंजर अवार्ड। पीस मैसेंजर एक हेडक्वार्टर को इंटरनेशनल अवार्ड, और 5 या 6 कितने थे, 7 दूसरे नेशनल अवार्ड थे। पीस मैसेंजर अवार्ड यूएन की तरफ से दिए गए थे। और उस समय जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, दादी जी खास गए थे वहाँ और उनको निमंत्रण भी दिया था। तो स्वयं सेक्रेटरी जनरल भारत सरकार के निमंत्रण पर, क्योंकि उनको नेहरू पीस प्राइज दिया गया था, तो वो आए थे भारत में। और फिर दिल्ली से उदयपुर आए और दादी जी को इन्फॉर्म किया कि हम यहाँ आ रहे हैं। उस अनुसार उनसे मिलने का प्रोग्राम उदयपुर में लेक पैलेस होटल में रखा गया था। उस समय दादी जी के साथ मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, मृत्युंजय भाई आप भी थे, मृत्युंजय भाई, मोहिनी न्यूयॉर्क, मैं भी था उसमें साथ में। तो उनसे मिलने के लिए गए और वहाँ 1.5 घंटा उनके साथ ज्ञान की रूहान, फिर थोड़ी पिकनिक, और उनको फिर यहाँ से जो ईश्वरी सौगातें ले गए वो उनको दी गई। बहुत ही अच्छी तरह से, एक बेहद की, आप सोचिए इतने हाई लेवल की सेवाएं जो हुई हैं, वो दादी जी के 38 वर्षों की लीडरशिप की रिजल्ट है वो। और एक चीज़ देखी गई है, ये विशेषता यज्ञ की है, जब अपना कार्य पूरा करके और आगे जाते हैं। हाँ, कल की बाबा की मुरली में था कि आगे जाके और भी ऊंची सेवा करने के लिए आगे जाते हैं। तो भले वो आगे जाते हैं, लेकिन हम आप सभी को जो
दादी जी ने पालना दी हुई है उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और आज इसीलिए हम सभी मिलकर के उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं और अभी उनको भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।